नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर। इसके अंदर हम बात करेंगे रिटन अंडर जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। सर आप हमें क्वेश्चन आंसर करा रहे हो, सर आप हमें क्वेश्चन आंसर किस तरीके से कराओगे? मैंने कहा सर हम आपको क्वेश्चन आंसर इस तरीके से कराएंगे कि आपका कम से कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट गेन हो। सर क्या मतलब? देखिए सर, टीसीएस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, स्टडी मैटर रेफर किया था हमने, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा था, फिर एक एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया था। हाँ सर हमें याद आ रहा है। सर रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के लिए हम ये परफॉर्मा फॉलो नहीं करेंगे, तो सर हम कैसे करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को? सर मैं है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ कान में ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगा के आप इन पॉइंट्स को भी सुन लोगे ना, तो आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है सर। तो सर क्या आप टीसीएस में जैसे आपने हमें कराया था सीए इंटरमीडिएट के और सीए फाइनल के, आपने हमें दोनों के क्वेश्चन आंसर कराए थे सर, क्या सर आप यहाँ पे भी ये कराओगे? हाँ जी सर, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल दोनों के सिलेबस के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर में सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है स्टडी मटेरियल में एप्लीकेबल फॉर मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स, उनके हमें सारे क्वेश्चन हम एक बार गो थ्रू करेंगे। चलिए सर देखिए जी, क्वेश्चन बोलता है कि क्या एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न दोनों सेम होती हैं? बताइए सर, आपने पढ़ा था एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न क्या सेम होती है? नहीं सर, एनुअल रिटर्न का पर्पस अलग है और फाइनल रिटर्न का पर्पस अलग है। क्या बता पाओगे सर आप एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न का क्या क्या पर्पस होता है? सर हमें याद है, आप आगे बढ़िए। चलिए सर, नंबर सेकंड सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नीड नॉट टू फाइल सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विद देयर रिटर्न। सर हमने पढ़ा था आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी रिटर्न फाइल करता है? सर जीएसटीआर 6 फाइल करता है, सर हमें याद है। तो इसमें बोला गया कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कोई है ना जीएसटीआर 1 फाइल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ सर हमें समझ आ गया। चलिए सर, पॉइंट नंबर 3 बात करता सर आपकी, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ टैक्स पेयर टू फाइल अ रिटर्न बाय हिमसेल्फ, टैक्स पेयर कैन आल्सो गेट हिज रिटर्न फाइल्ड थ्रू अ जीएसटीपी। क्या मीनिंग हो सर इस बात का? सर इस बात का मीनिंग होता है कोई भी टैक्स पेयर है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि कंपलसरी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न खुद फाइल करेगा। कभी भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को खुद फाइल करेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो किस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकता सर? सर टैक्स पेयर अपनी रिटर्न जीएसटीपी, सर हमें याद आ रहा है आपने ना लास्ट टॉपिक कराया था रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर, आपने लास्ट टॉपिक कराया था सर कि कोई टैक्स पेयर अपने रिटर्न को जीएसटीपी के थ्रू फाइल कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर के थ्रू फाइल कर सकता है सर। हाँ सर आगे बढ़ो। सर इन जीएसटी, अगला पॉइंट सर पॉइंट नंबर 5, इन जीएसटी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिवाइज रिटर्न। सर हमें याद आ रहा है आपने रेक्टिफिकेशन के अंदर बताया था कि अगर हमसे कोई एरर हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो सर आपने हमें कुछ चीजें बताई थी। सर आपने ये भी बताया था शुरू करने से पहले कि है ना जीएसटी में रिटर्न को रिवाइज करने के प्रोविजंस कहीं पे नहीं है, रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जाता जीएसटी के अंदर। ओके सर। चलिए सर, पॉइंट नंबर 5, द कंप्यूटेशन ऑफ लेट फीस इज मेड सेपरेटली फॉर सीजीएसटी एंड सेपरेटली फॉर एसजीएसटी because the provisions of late fees on delayed in filing of return are prescribed in both CGST and SGST separately for both the act। क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? सर आपको याद है हमने पढ़ा था 20 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ समथिंग समथिंग। सर हमें याद आ रहा है, आप मतलब की बात बताओ। सर जो हमने पढ़ा था ना 20 रुपए पर डे और जो मैक्सिमम है जो भी था, उसमें क्या हुआ सर, आधा तो सीजीएसटी के लिए है और आधा एसजीएसटी के लिए। क्या कहीं पे ये लिखा था कि वो सिर्फ सीजीएसटी के लिए ही है? सर आपने तो बताया तो था अपने क्लास में। हाँ सर हमने क्लास में पढ़ा था ये, मैं तो आपको रिकॉल करा रहा हूँ जी। चलिए सर आगे बढ़िए सर।
सर नो रेक्टिफिकेशन कैन बी डन वंस एरर हैज बीन डिस्कवर्ड बाय डिपार्टमेंट। सर आप इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? अरे हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है ये, हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सर ये। क्या बोला सर आपने? सर हमने बोला जब डिपार्टमेंट अगर हमें कोई एरर बताए तो कभी भी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सर कितने आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए सर, आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है जी, क्वेश्चन आसान नहीं है, सभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिसने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, कहीं से भी कर रखी है, सेल्फ स्टडी की है, किसी टीचर की क्लास ली है, हमारी रिवीजन वीडियोस को फॉलो किया है, तो सर आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर पाओगे। मैं कहता हूँ सर आपने कहीं से क्लास नहीं ली, सेल्फ रिवीजन का भी आपके पास टाइम नहीं था, सेल्फ स्टडी का आपके पास टाइम नहीं था, मैं कहता हूँ सर एक बार आप रिवीजन वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर कर अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। ओके सर, चलिए सर अगला है पॉइंट नंबर 7, अमाउंट डिडक्टेड बाय टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर शैल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। सर क्या हमने पढ़ा था कुछ ऐसा? अरे बेटा टीडीएस चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या हमने? टीडीएस चैप्टर, टीसीएस चैप्टर। जब किसी पर्सन का टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होता है तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उस पैसे को कहां जमा कराती है? सर सप्लायर के ई कैश लेजर के अंदर। ओके, तो उससे वो उस पैसे से वो जो पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है कौन सी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है? सर हमें याद आ रहा है, आप मत बताओ। मैंने कहा जी बताओ। सर वो कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है, टैक्स की भी, इंटरेस्ट की भी, पेमेंट पेनल्टी की भी, लेट फीस की भी और अदर्स की भी। सर आगे बढ़ो। ओके जी सर एक पर्सन ने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए, कैंसिल नहीं हुआ उसका रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने? एक पर्सन ने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए, डिपार्टमेंट ने कैंसिल नहीं किया रजिस्ट्रेशन उसका भी, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसल्ड हो जाए या फिर सरेंडर्ड कर दे अपना रजिस्ट्रेशन तो ही आप फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। सर हमें समझ आ रहा है। अरे कैंसिल करने, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन करने से नहीं फाइल करोगे फाइनल रिटर्न, जब डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुका होगा या फिर आपने सरेंडर कर दिया होगा अपना जीएसटी नंबर, तब आप फाइनल रिटर्न के प्रोविजन एप्लीकेबल करेंगे। सर आगे बढ़ो जी। सर अगला पॉइंट आता है जीएसटीपी के लिए जीएसटी में कोई रिटर्न के प्रोविजंस नहीं बनाए गए। क्या हुआ सर इस बात का मतलब? सर हमने क्या पढ़ा था, क्या जीएसटीपी को कोई अपनी सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है? अरे क्या हमने पढ़ा था कि जीएसटीपी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर को कोई सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है? क्या कुछ ऐसा पढ़ा था हमने? नहीं सर नहीं पढ़ा था। हमने तो ये पढ़ा था जीएसटीपी कौन होता है, क्या क्या काम कर सकता है, कोई रिटर्न के प्रोविजन पढ़े थे उसके? सर हमने नहीं पढ़े थे। अरे जब नहीं पढ़े थे तो कोई जीएसटीपी के ऊपर कोई रिटर्न के प्रोविजन एप्लीकेबल होते ही नहीं है। चलिए सर आगे बढ़िए। सर अगर हमने कोई सप्लाई ही नहीं करी, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करा किसी टैक्स पीरियड के अंदर, तो क्या अब हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? सर आपको याद आ रहा है नील रिटर्न। अरे नील रिटर्न तो तब भी फाइल करनी पड़ेगी। सर हमें याद आ रहा, आप तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो। चलिए सर अब पढ़ते हैं सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। सर आप हमें क्या बात बताओगे? देखो बेटा होता क्या है, जब हमने आपको जीएसटी रिटर्न चैप्टर पढ़ाया या फिर जब हमने आपको टीडीएस या टीसीएस का चैप्टर पढ़ाया, रिवाइज किया हमने। सर हम रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन डिटेल में कर रहे हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे सर हम अपनी। क्या मीनिंग सर बात का? सर ऐसा नहीं है कि बस हम आए और दो चार चीजें रट के बोल दी कि हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और क्लास खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ऐसे नहीं करते सर हम रिवीजन तो कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। ओके सर। सर आप कुछ कह रहे थे कि आप इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात सुनिए। मैंने कहा सर मैं कह रहा था। सर होता क्या है, कई बार है ना, हम क्या करते हैं जब प्रोविजंस कराते हैं
हमारी कोशिश होती है कि हम सारे के सारे प्रोविजंस को लिख दे। क्या मीनिंग हुआ सर? अरे मैं ये कह रहा हूं सारे के सारे प्रोविजंस हमने लिख रखे हैं अपनी कंसेप्ट नोट्स के अंदर, लेकिन है ना कुछ चीजें है ना हमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की हैं, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की हैं। क्यों सर? आपने क्यों छोड़ी कुछ चीजें? अरे मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने प्रोविजंस के अंदर नहीं, उसको क्वेश्चन आंसर के नोट्स के अंदर कंसोलिडेट कर दिया। अरे प्रोविजंस में तो हमने 99% चीजें पढ़ी हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हमारे आएंगे उसमें 99% आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपने क्लास में रिवाइज की थी। तो सर 1% कौन सी चीजें बच गई? अरे कुछ बातें होती हैं स्पेशल बातें, कुछ बातें होती हैं सर स्पेशल बातें। तो मैं कहता हूँ वो स्पेशल बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ोगे, आपका दिमाग खुलेगा सर। सर कैसे? एग्जांपल दो सर। ठीक है सर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आता है सर आपका, सर अगला क्वेश्चन आता है सर आपका, अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड, हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस। क्या बात कही सर आपने? मैंने कहा जी GSTR1, अगर कोई टैक्स पेयर है वो GSTR1 फाइल करता है। अरे एक बात बताओ, अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी है, मंथली रिटर्न की बात करता हूँ सर मैं, पहले आपको अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। अरे अप्रैल का मंथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही तो जब ड्यू डेट आएगी मई के अंदर, GSTR1 की ड्यू डेट सर 11 तारीख है सर। क्या आप महीना खत्म होने से पहले कर सकते हैं पे? क्या आप फाइल कर सकते हैं रिटर्न महीना खत्म होने से पहले? अरे उस रिटर्न में पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन जाएगी, पूरे मंथ की इन्फॉर्मेशन जाएगी। क्या आप मंथ कंप्लीट होने से पहले रिटर्न की इन्फॉर्मेशन GSTR1 में डाल सकते हो? कभी नहीं सर। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने प्रोविजंस के अंदर मेंशन नहीं किया, ये मैंने अपने क्वेश्चन आंसर के नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया कि सर ए टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड, हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। दो एक्सेप्शन है सर कि GSTR1 को है ना आप पहले भी फाइल कर सकते हो, मंथ खत्म होने से पहले। जैसे अप्रैल की रिटर्न है GSTR1, अप्रैल में ही फाइल कर सकते हो आप। सर फटाफट बताओ। देखिए, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है उस केस में सर, और नंबर सेकंड केस है सर कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन ऑफ अ नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है वो अपना GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना चाहता है। ठीक है सर, हमें समझ आ रहा है सर आपकी बातें। अरे क्या ये हमने पढ़ा था क्लास के अंदर प्रोविजन में? अरे मैंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया था इसको कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना कुछ बातें आपको वहीं से याद कराऊंगा। चलो सर आगे बढ़ो सर। सर मैं कहता हूं अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी उसने एक टैक्स पीरियड के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, सॉरी सर, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी थी, एलिजिबल था वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। सर क्या होती है हमें नहीं पता। मैंने कहा सर रुको, कुछ टैक्स पेयर को ना, कुछ टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए कि आप ना कम टैक्स रेट से टैक्स पे कर दो, उसके लिए आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। सर हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अरे कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सर यहाँ क्यों करा रहे हो? सर चैप्टर जो है रिटर्न अंडर GST का जो चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है जी। सर इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया? अरे इंस्टीट्यूट तो हमारा भगवान है, ICAI इज आवर मदर बॉडी, इंस्टीट्यूट जो कहेगा हम करेंगे आग बंद करके। सर करा दो क्वेश्चन को। सर सुनिए, अगर किसी टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, लेट्स सपोज अप्रैल से लेके अक्टूबर तक वो एलिजिबल था कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए,
लेकिन अब उसकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है किसी वजह से, अब वो इनएलिजिबल हो गया, तो डिपार्टमेंट कहता है अब आपको नॉर्मल स्कीम में काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में था तो वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा GSTR 4। सर ये तो आपने पढ़ाई थी, GSTR 4 फाइल करता है। ये कौन सी रिटर्न होती है सर? सर ये एनुअल रिटर्न होती है। सर इसकी ड्यू डेट हमें याद है 30 जून। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 30 जून आती है सर, इसकी ड्यू डेट है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, व्हेन अ पर्सन opt टू withdrawal फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, या फिर उसने विड्रॉ कर लिया या फिर वो इनएलिजिबल हो गया, he has to file GSTR 4 for the period for which he has paid tax under composition scheme। अरे जब तक उसने ऑप्ट करी तब तक की डिटेल तो दोगे GSTR 4 में। सर ये तो कितनी आसान थी बात। अरे इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन आंसर्स और प्रोविजंस एक बार अच्छे से कर रखे हैं, आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आगे बढ़ो आप। देखिए, a registered person is not allowed to furnish GSTR 3B for a tax period if the GSTR 3B for the previous tax period has not been furnished by him। अगर किसी पर्सन ने पिछले महीने की GSTR 3B या पिछले क्वार्टर की GSTR 3B फाइल नहीं कर रखी, तो करंट क्वार्टर की या करंट महीने की GSTR 3B फाइल नहीं करने दी जाएगी सर उसको। सर कितना आसान था ये। चलिए सर, एक और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमने प्रोविजन में नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आंसर में पढ़ रहे हैं सर इसको। अरे GSTR 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है ये तो आपको पता ही है। सर ये तो हमें पता है। सर बताएं क्या? मैंने कहा रुको तो सही, वो तो आपको याद ही है। आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बताओ कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कौन कौन सी फाइल होती है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में? Details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility। सर ये तो प्रोविजन में नहीं कराया था। मैंने कहा यही तो पॉइंट है, ये चीज मैंने प्रोविजंस में कवर नहीं करी, क्वेश्चन आंसर में लिख दी मैंने ये चीज। सर क्या होगा सर? ये सर इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या फिर इंटर स्टेट सप्लाई हो। अगर किसको कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को। सर और शॉर्ट में बताओ, मैं कहता हूं अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, वेदर द सप्लाई इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। हाँ सर अब समझ आ रही है। सर नंबर सेकंड, डेबिट एंड क्रेडिट नोट इफ एनी इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर द इनवॉइसेस इश्यूड प्रीवियसली। सर हमें समझ आती है बाद में, आगे बढ़ो सर। अगर एक पर्सन अपना बिजनेस बंद कर रहा है सर, तो क्या उसे एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न दोनों फाइल करनी पड़ेंगी? सर सोच के बताओ, आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। सर क्या करना पड़ेगा? अरे एक बात बताओ, फंसते क्यों? सोचो तो सही। सर आप करा दो एक बार। मैंने कहा अच्छा जी। देखिए एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न दोनों फाइल करनी पड़ेगी। अगर अपने एक बंदा अपना बिजनेस फाइल कर रहा है, बिजनेस बंद कर रहा है सर, क्यों सर? जितने समय तक उसने काम किया उतने समय की तो एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगा वो। सर समझ आ रही है अब आपकी बातें। और सर जब बिजनेस बंद कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन जब उस या तो सरेंडर कर देगा या कैंसिल कर देगा डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन, तो तब उसको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या बात है सर, सर हमें तो सब समझ आ रहा है। अरे वाह, चलिए जी। देयर विल बी, अगला पॉइंट सर, देयर विल बी नो लेट फीस एप्लीकेबल ऑन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर हम लेट फाइल करते इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का तो कोई लेट फीस नहीं है। अरे क्या हमने पढ़ा था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर लेट फीस? सर 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 हमने GSTR 1 GSTR 3B की लेट फीस पढ़ी थी। और बताओ सर हमने GSTR 9 की लेट फीस भी पढ़ी थी। सर इसके अलावा ना पढ़ी हमने कोई भी लेट फीस? तो होती ही नहीं है। तो देयर विल बी नो लेट फीस एप्लीकेबल ऑन लेट फाइलिंग ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज नाइदर मैंडेटरी नर अलाउड टू बी फाइल्ड आफ्टर द
ड्यू डेट, क्या बात सर, क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? अरे इस बात का मीनिंग ये होगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की जो ड्यू डेट है, आप वहीं उस ड्यू डेट तक ही इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। अरे जब आप उसके बाद आप कर ही नहीं पाओगे तो फिर काहे की लेट फीस? सर बड़ा, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, आगे बढ़ो सर। सर सुनिए, scanned copy of invoices are not required to uploaded, only certain prescribed fields of information from invoices needs to be furnished, example date, value, taxable value, rate of tax, amount of tax, etc. क्या मीनिंग हुआ सर? अरे मैं कह रहा हूँ इनवॉइस को है ना स्कैन करके अपलोड नहीं करते। जब जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, GSTR1, GSTR3B, तो ऐसा नहीं होता कि इनवॉइसेस को स्कैन कर रहे हैं, ये PDF बनाई, स्कैन करी, अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता। इनवॉइस के अंदर की डिटेल को लेते हैं, कितनी वैल्यू है सप्लाई की, कितना टैक्स है उस पे, कितना क्या डेट है, ये सब चीजें लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि इनवॉइसेस को स्कैन कर करके अपलोड करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर आप। सर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन द इनवॉइस नीड नॉट टू बी फर्निश्ड, क्या मीनिंग हुआ सर? आगे बढ़ो सर, एक बार पूरा काम कराता हूं आपको। ओनली HSN कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अकाउंटिंग कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज नीड टू बी फेड। ओके सर, क्या मीनिंग हुआ सर? आपने क्या बोल दिया? ये सर अपने पास एक ईयरबड है, ये हमने सेल किया ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ये हमने एक लैपटॉप सेल किया सर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। कुछ सर हमने पेन सोल्ड करे ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। पानी की बोतल सेल की सर हमने। फ्लावर पॉट सेल किया सर हमने। सर हमने तो बहुत सारे आइटम सेल कर दिए। हमें ये नहीं बताना कि पानी की बोतल बेची है, लैपटॉप बेचा है, सिर्फ HSN कोड देना है सर। गुड्स के लिए HSN कोड और सर्विसेज के लिए अकाउंटिंग कोड मेंशन करना है। समझ आ रही है सर आपको बातें? आप जब भी कहीं से सामान परचेज करोगे ना, तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको आइटम का, ऐसा नहीं करा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख रखा हो, HSN कोड आपको पक्का मिलेगा सर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। चलिए सर, सर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या आप इसका आंसर दोगे? सर ये भी कराओ ना आप। मैं कहता हूं सर एक बार ट्राई तो करो सर, करा दो ना आप। हमारा सर मन नहीं करता खुद से करने का, आप करा रहे हो ना, तो हम तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए सर। डिपेंडेंट नहीं होना आपको किसी के ऊपर भी, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपने ऊपर डिपेंड होना है सर आपको। आज आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कल को कोई ना दे। चीजें आपको खुद समझनी है, पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है। आपको सहारा मिल सकता है सर एक पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको चीजें खुद याद करनी पड़ेंगी। सर इसको करा दो आप एक बार। मैंने कहा सर ओके, आपकी बात मानी जाएगी। सर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम अ GSTP, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। कौन हो सकता है सर? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। However, holding a certificate of practice as a chartered accountant and having GST registration does not imply that such chartered accountant is a GST practitioner as well. क्या मीनिंग हुआ सर? है ना, हमें ना इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती। इंग्लिश में इतना सब कुछ लिखा होता है, नोट्स में लिखा होता है, स्टडी मटेरियल में लिखा होता है। सर हमें तो है ना देसी भाषा समझ में आती है। हमें तो वो भाषा समझ में आती है जिस भाषा में हमें समझ में आ जाए। ठीक है सर। क्या बोला सर इसने? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, कोई CA इन प्रैक्टिस है सर। उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली होगा CA इन प्रैक्टिस है तो सर क्या बोल रहा है ये? सिर्फ एक CA के पास, अगर एक CA के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं GSTP हूं। सर हमने तो पढ़ा था GSTP के बारे में कि कौन हो सकता है,
आपने कराया भी था कि एक सीए इन प्रैक्टिस जीएसटीपी हो सकता है। हाँ सर हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता सर कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो उससे आप जीएसटीपी बन जाओगे। तो सर कैसे बनेंगे फिर? फॉर बिकमिंग अ जीएसटीपी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज टू फॉलो द एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ जीएसटीपी। आपको सर एक एनरोलमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको अपने आप को सीए इन प्रैक्टिस को अपने आप को क्या करना पड़ेगा सर? एनरोल कराना पड़ेगा जीएसटीपी के लिए as provided under the GST law, and only upon approval of such enrollment can a chartered accountant represent himself as a GSTP। आप सर एनरोल कराओगे खुद को जीएसटीपी के लिए, अब डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल दे देगा। जब डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल देगा तब से आप कर सकते हो सर काम एज अ जीएसटीपी। किसके लिए हुई सर ये बातें? सर ये बात हुई अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है सर प्रैक्टिस में है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। सर यही हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे, आप जो जो हमने बातें पढ़ी सर, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, जो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं कहता हूं सर आप ईयरबड्स लगाओ, आधा घंटे की वीडियो भी नहीं हुई अभी तक, आप ईयरबड्स लगाओ सर, सुनो आप कान में, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बैठे हो, बस आप अपने कान में ईयरबड्स लगाओ, सुनना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन आंसर उठाओ रिटन अंडर जीएसटी चैप्टर के। अगर आपने क्लासेस भी ना देखी ना, अगर आपने किसी की क्लासेस भी नहीं की और आपने सिर्फ ये पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, आप तब भी पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे सर। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्लास को यहीं एंड करते हैं। स्टे कनेक्टेड।